एक भयानक आपदा ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। सिर्फ 2.5 मिनट में ही पूरी की पूरी शहरें बिखर कर तबाह हो गईं। आकाश चीरते हुए एक विशाल उल्का जलते हुए शोले छोड़कर पूरी धरती को अपनी आगोश में ले रही थी। लेकिन इतनी भयंकर प्राकृतिक आपदा के बीच सरकार ने एक हैरान करने वाला फैसला ले लिया। उन्होंने अधिकांश इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। केवल सत्ता के बड़े लोगों और चुनिंदा एलिट्स को ही गुप्त सुरक्षित आश्रयों में भेजा जा रहा था। ऐसे गंदे षड्यंत्र के सामने अब इंसानियत का भविष्य कहां जाएगा। कहानी शुरू होती है एक सुहाने सप्ताहांत से। जॉन एक शीर्ष स्तर का आर्किटेक्ट, काम में माहिर, लेकिन हमेशा घर से दूर रहने की वजह से उसकी शादी टूटने की कगार पर थी। घर लौटते हुए वह गाड़ी में अपनी पत्नी से संबंध कैसे सुधारें, इसी सोच में डूबा हुआ था। उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि रेडियो में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज प्रसारित हो रही थी। क्लार्क नाम का एक विशाल धूमकेतु बहुत जल्द पृथ्वी के बेहद नजदीक से गुजरने वाला है। विशेषज्ञों का दावा था, इतिहास में इंसानों के इतना करीब कोई धूमकेतु नहीं आया। लेकिन जॉन तो अपनी ही चिंता में खोया था। उसके कानों तक कुछ भी नहीं पहुंचा। घर पहुंचा तो पत्नी एलिसन दौड़कर एक्सरसाइज कर रही थी। दोनों बातें तो कर रहे थे, पार्टी की तैयारियों पर, लेकिन माहौल अजीब तरह से असहज था। जॉन असल में तलाक की बात छेड़ना चाहता था कि तभी उनका बेटा नाथन घर लौट आया। पिता को देखकर बहुत खुश। बेटे की मौजूदगी में जॉन ने अब तलाक वाली बात को टाल दिया, क्योंकि पार्टी के लिए अभी बहुत सामान खरीदना था। जॉन अपने बेटे को लेकर सुपरमार्केट पहुंचा ही था कि अचानक आसमान से एक तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी और हर किसी की नजर ऊपर की ओर उठ गई। नाथन ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, डैड देखो। जॉन ने सिर उठाया तो देखा एक पूरी स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स तेजी से दूर किसी दिशा में उड़ रही थीं, और उन जेट्स के पीछे आसमान में एक छोटी सी चमकती रोशनी वही थी, क्लार्क उल्का। इतने सारे युद्ध विमानों को देखकर जॉन गंभीर रूप से सोच में पड़ गया। जरूर कुछ बड़ा सैन्य ऑपरेशन चल रहा था, तभी इतने सारे लड़ाकू विमान तैनात किए गए होंगे। लेकिन इससे जॉन का क्या लेना देना। थोड़ा रुककर वह बेटे के साथ सुपरमार्केट के अंदर खरीदारी करने चला गया। पर आज का दिन बिल्कुल शांत रहने वाला नहीं था। सामान खरीदते हुए अचानक एक बेहद तेज और कर्कश अलार्म की आवाज गूंज उठी। जॉन चौंक गया, क्योंकि अलार्म उसके अपने मोबाइल से आ रहा था। शक में उसने फोन उठाया और स्क्रीन पर लिखा देखा, होमलैंड सिक्योरिटी। फोन से आती मशीन जैसी आवाज एक राष्ट्रपति स्तरीय आपात चेतावनी पढ़ रही थी। जॉन को तुरंत परिवार को संग लेकर निकासी की तैयारी करने को कहा गया। इसी बीच घर के टीवी पर भी आपात अलर्ट बज उठा, लेकिन पत्नी सिर में शैंपू लगाई थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। बाहर सड़क पर भी फौजी ट्रकों की कतारें दिखाई देने लगीं, जैसे कोई जंग शुरू होने वाली हो। परिस्थिति अजीब होती जा रही थी। जॉन घबराकर घर पहुंचा और पत्नी को तुरंत सारी बात बताई। उसने पूछा, क्या तुम्हें भी फोन आया? पर अलर्ट मिस करने के कारण पत्नी ने बेबसी से सिर हिला दिया, और तब तक उनके घर की पार्टी शुरू हो चुकी थी। दोस्त पड़ोसी ऑल लिविंग रूम में जमा थे, टीवी में नजरें गड़ाए। टीवी पर लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी। एक हजारों साल में एक बार वाला आसमानी चमत्कार, धूमकेतु पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरने वाला था और उसके टुकड़े अटलांटिक महासागर में गिरने वाले थे। हर कोई इस नजारे को देखने के लिए उत्साहित था, बेसब्री से इंतजार कर रहा था। काउंटडाउन खत्म हुआ, पर समुद्र हमेशा की तरह शांत। तभी घर जोर से हिला, जैसे कोई भूकंप आया हो। जॉन की बेचैनी हद पार कर गई। वह तुरंत बाहर दौड़ा और आसमान की ओर देखा। उधर झुंड के झुंड पक्षी डरे हुए सिर के ऊपर से भागते उड़ रहे थे। अगले ही पल एक भयानक शॉक वेव ने जोरदार हमला किया। जॉन हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा, और तभी न्यूज में अपडेट आया। वह उल्का का टुकड़ा जो अटलांटिक महासागर में गिरना था, गलत गणना के कारण सीधे फ्लोरिडा के विशाल शहर पर जा गिरा। कुछ ही सेकंड में शहर राख बन गया। उस विस्फोट से उठी शॉक वेव हजारों किलोमीटर तक फैल गई। टीवी पर दिखती वो तबाही घर में मौजूद हर इंसान को दहशत में डाल गई, क्योंकि उल्का के टुकड़े अभी और भी आने वाले थे। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो 2 दिनों में पूरी दुनिया आग की लपटों में घिर जाएगी। तभी जॉन के मोबाइल पर एक और अलर्ट बज उठा। उस अजीब मशीन सी आवाज ने आदेश दिया कि रात 9 बजे से पहले वे लोग एयरफोर्स बेस पर रिपोर्ट करें। मोबाइल पर एक QR कोड भी भेजा गया था, और यही सूचना उनके टीवी पर भी दिखाई देने लगी। पड़ोसी हैरान, जॉन को ही यह चेतावनी क्यों मिली। सभी डर गए कि कहीं उन्होंने अलर्ट मिस तो नहीं कर दिया। घबराकर लोग अपने घरों को लौटने लगे। जॉन ने भी अब जरा भी देर नहीं की। फौरन सामान पैक किया और परिवार को लेकर एयरफोर्स बेस की तरफ कार दौड़ा दी। इसी दौरान पड़ोसी मोबाइल लेकर भागते आए। समाचार अभी अभी बाहर आया था, लेकिन साफ था सरकार असली खतरे को छुपा रही थी और पूरे इलाके में सिर्फ जॉन को ही अलर्ट मिला था। जाहिर है सरकार की कोई काली साजिश चल रही थी। दोस्तों ने सवाल किए,
क्यों सिर्फ उसे चुना गया। पर जॉन खुद भी इससे अनजान था। उसी वक्त उनकी महिला पड़ोसी दौड़कर आई और कार के आगे खड़ी हो गई। उन्होंने नहीं देखा कोई अलर्ट, मतलब वे सब मौत का इंतजार ही कर सकते थे। वह रोते हुए विनती करने लगी, अपने बच्चे को साथ ले चलो। लेकिन अलर्ट में साफ लिखा था, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, वरना उनका चयन रद्द किया जा सकता था। कार के बाहर पड़ोसी की आंखों में आंसू, बेबस पुकार। यह देख जॉन की पत्नी एलिसन का दिल पसीज उठा और उसने कहा, जॉन दरवाजा खोलो, इनकी मदद करो। पर जॉन ऐसा नहीं कर सकता था। उसने गाड़ी चलानी जरूर सीधी कर दी और चला दिया। हालांकि उसके दिल पर बड़ा बोझ था। आज की इस तबाही में उनकी अपनी फैमिली के पास भी जीने के लिए जगह नहीं बची थी। उसने दुखी मन से पत्नी को समझाया, अगर वे पड़ोसी के बच्चे को साथ लेकर चलेंगे तो बेस में अंदर नहीं आने देंगे और बाहर बच्चे को अकेला छोड़ देना, मौत के लिए उसे छोड़े देना, यह सब उनसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे में उन्होंने फैसला किया और कार चलाते रहे। दुर्दशा के बीच समाज का ढांचा पूरी तरह से ढहा हुआ था। रास्ते में लूटपाट, आग और भय का मूड अंतिम दिनों का नजारा था। रात को वे एयरफोर्स बेस पहुंचे, पर सूचना लीक हो जाने की वजह से बेस के गेट के बाहर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अंदर तक पहुंचना मुश्किल था। जॉन और परिवार को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। खैर, उनके पास जो क्यूआर कोड था वही उनकी आखिरी उम्मीद बनी। क्यूआर कोड दिखाकर वे आखिरकार एयरफोर्स बेस में दाखिल हो पाए। सैनिकों ने उन्हें अंदर प्रवेश के लिए एक एक पास बैंड दिए और चेतावनी दी। बस उन्हीं पास बैंड के सहारे ही वे बेस पर प्रवेश कर पाएंगे। साथ ही हर परिवार को केवल एक ही पार्सल ले जाने की इजाजत थी। लगभग सफलतापूर्वक अंदर पहुंचते ही परिवार ने राहत की सांस ली। लेकिन तब नाथन की मधुमेह की दिक्कत सामने आ गई। उसे इंसुलिन की जरूरत थी, वरना वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा। सामान उठाते समय एलिसन को पता चला नाथन की इंसुलिन गायब है। उसने बेटे से पूछा तो पता चला कि दवा कार में ही रह गई है। इंसुलिन के बिना नाथन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। जॉन ने सोचा एलिसन और नाथन पहले बेस पर जाए और वह स्वयं जल्दी से दवा लेने वापस चला जाएगा। पर जॉन की किस्मत में जो कड़वा सच था वह अब भी सामने आना था। जॉन के थोड़ी देर के जाने के बाद जब एलिसन ने सैनिकों से मदद की गुहार लगाई और नाथन की बीमारी बताई, सैनिकों के चेहरे बदल गए। वह सैनिक कहने लगा, क्रोनिक बीमारी वाले लोगों को बेस पर ले जाना मना है, और स्पष्ट करते हुए वह नाथन को बाहर ले जाकर बेस से हटाने ही वाला था। एलिसन ने पूरी ताकत से झकड़ा मोड़ी की और उच्च अधिकारी को पकड़कर जोर से बोली, अगर यह आपका परिवार होता तो क्या आप भी उसे अंदर नहीं आने देते? लेकिन अधिकारी ने सर्द सलूक अंदाज में उत्तर दिया, आपके परिवार को चुना नहीं गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां के ज्यादातर सैनिकों को भी नहीं चुना गया है। इस आखिरी दिन में वे सब अपनी आस्था के सहारे जी रहे हैं। स्वेच्छा से सेवा करते इन सैनिकों की बात सुनकर एलिसन कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। ऐसी हालत में वह किसी को कैसे दोष देती? आखिरकार बेटे को अकेला छोड़ना नामुमकिन था, इसलिए मां बेटा दोनों को बेस से बाहर निकाल दिया गया। उधर इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान जॉन इंसुलिन का पैकेट लेकर बेस के अंदर लौट चुका था। वह हॉल के बाहर हर जगह पत्नी और बेटे को ढूंढता रहा, पर वे कहीं भी नजर नहीं आए। सोचा शायद वे उड़ान में चढ़ चुके होंगे, इसलिए मजबूरी में वह खुद भी एक और विमान पर जाकर बैठ गया। लेकिन तभी एक आदमी ने जॉन के हाथ में इंसुलिन पैकेट देखकर उसे बताया कि दीर्घकालीन बीमारी वाले लोगों को यहां रहने की अनुमति नहीं है, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। यह सुनते ही जॉन समझ गया कि शायद एलिसन और नाथन को बाहर कर दिया गया है। विमान उड़ान भरने ही वाला था। पत्नी और बेटे के लिए जॉन ने तुरंत उतरने का फैसला किया। उधर बेस के बाहर की सुरक्षा पूरी तरह टूट चुकी थी। हथियारबंद नागरिकों की भीड़ हवाई पट्टी में घुस आई। बचने की आखिरी उम्मीद में सभी लोग हैवानियत में बदल चुके थे। बचाव में लगे सैनिकों पर बिना सोचे समझे गोलियां बरसाई जा रही थीं। गिरते सैनिक, चारों तरफ फैला ईंधन। यह दृश्य देखकर जॉन ने विमान के अंदर बैठे लोगों को चिल्लाकर सावधान करने की कोशिश की, जल्दी निकलो, बाहर आग है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गोलियों से उठी चिंगारी ईंधन में फैल गई और तेज विस्फोट ने कई विमानों को आग के समंदर में डुबो दिया। लोगों की बची हुई उम्मीदें भी उसी आग में जलकर राख हो गईं। खुशकिस्मती से जॉन समय रहते बाहर था, इसलिए वह बच गया। बेस से निकाल दिए जाने के बाद एलिसन को जॉन की कार मिल गई, पर अब वह भी टक्कर से पूरी तरह टूट चुकी थी। इधर नाथन की हालत डायबिटीज की वजह से बिगड़ती जा रही थी। वह बेहद कमजोर हो गया था। एलिसन ने जॉन के लिए एक चिट्ठी छोड़ दी जिस पर लिखा था, अपने पिता के घर चलकर हमसे मिलो। और फिर वह नाथन को लेकर एक फार्मेसी की ओर भागी। पर फार्मेसी भी अब बर्बादी का मैदान बन चुकी थी। लोग दवाइयों को जान बचाने के लिए लूट रहे थे। सौभाग्य से भारी मुश्किलों के बावजूद उसे आखिरकार इंसुलिन मिल ही गया। जैसे ही वो निकलने को थी, अचानक गोलियों की आवाज ने दवाइयों की दुकान में हड़कंप मचा दिया। कुछ हथियारबंद गुंडे अंदर घुसे
बिना सोचे समझे फायरिंग शुरू कर दी, लोगों को दहशत में भागने पर मजबूर कर दिया। घबराई एलिसन ने अपने बेटे को खींचकर नीचे झुकाकर छिपा लिया। धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर की ओर बढ़ी। मुश्किल से गेट तक पहुंची ही थी कि एक बंदूकधारी काले आदमी ने उन्हें देख लिया। अंदर से उठती चीखें एलिसन की नसों में और डर भर देती हैं। वह घुटनों पर गिरकर उससे गुहार लगाने लगी। शायद उसका जमीर जाग गया। आखिरकार उसने दोनों को जाने दिया। दुकान से निकलकर एलिसन ने एक गाड़ी रोक ली जिसमें एक पति पत्नी बैठे थे। उसे लगा सामने वाले दयालु हैं, पर अब जब दुनिया की व्यवस्था ढह चुकी है, इंसानियत का क्रूप चेहरा खुलकर सामने आने वाला था। पति पत्नी ने हाँ तो भर दी कि वे दोनों को साथ ले जाएंगे। रास्ते भर बहुत अच्छे से एलिसन से उसके परिवार की बातें करते रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि एलिसन के पास वांछित बैज है, ड्राइवर का असली शैतानी चेहरा सामने आ गया। उसने कहा कि वो एलिसन के बेटे को सुरक्षित विमान तक पहुंचाएगा, और फिर जबरदस्ती एलिसन को कार से बाहर फेंक दिया। उसका बैज भी छीना और उसे सड़क किनारे छोड़ दिया। असल में वे दोनों नेथन के माता पिता बनकर एयरपोर्ट में घुसकर अपनी जान बचाना चाहते थे। अब अच्छे लोग भी जीने के लिए राक्षस बन चुके थे। जब पति पत्नी कार लेकर हवाई अड्डे पहुंचे, आदमी ने नेथन को धमकाया कि जरा भी मुंह न खोले। डर से सहमा बच्चा चुपचाप उसका कहा मानता रहा। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी चेक की बारी आई, नेथन ने हिम्मत दिखाई। सैनिकों को चिल्लाकर पूरी सच्चाई बता दी। पति पत्नी की योजना ध्वस्त हो गई। सैनिकों ने नेथन को अपने साथ ले जाकर शरण स्थल भेज दिया, और वहीं सड़क पर छोड़ी गई एलिसन अपने बेटे को खोकर लगभग टूट गई। हर गुजरती गाड़ी को रोकने की कोशिश करती, पर लोग इतने बेरहम हो चुके थे कि कोई भी मदद के लिए नहीं रुका। जब एलिसन पूरी तरह उम्मीद छोड़ने वाली ही थी, तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। भले ही यह छोटी सी मदद थी, पर उसके टूटे दिल में एक उम्मीद की किरण फिर से जग गई। उधर दूसरी तरफ जॉन भी उसी किस्मत से जूझ रहा था। एयरपोर्ट से निकलने के बाद उसे कार में अपनी पत्नी का छोड़ा हुआ एक नोट मिला। वह फटाफट अपने ससुराल की ओर बढ़ने लगा, और रास्ते में एक बड़ी ट्रक में लिफ्ट मिल गई। भरोसा करते हुए उसने बेख्याली में अपना वांछित बैज दिखा दिया। पास बैठे एक काले युवक ने बात समझ ली और जॉन को चुने जाने का असली कारण बताया। सरकार की यह चयन प्रक्रिया उन पेशों पर आधारित थी जो आपदा के बाद दुनिया को फिर से खड़ा करने में मदद कर सकते हो। वह युवक इस सूची में नहीं था, लेकिन उसके पास बचने का और तरीका था। वह नेकदिल होकर जॉन को बताता है कि ग्रीनलैंड में सुरक्षित शरण स्थल है और वे अब कनाडा जा रहे हैं, जहां से उड़ान मिल सकती है। पर जॉन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अब उसे अपने परिवार को वापस पाना है। उसके लिए परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं। वह उन्हें छोड़कर अकेले नहीं भाग सकता था। हालांकि वह काला युवक अच्छा था, पर हर कोई ऐसा नहीं। किसी और ने जॉन के बैज पर नजर गड़ा दी, और फिर ट्रक के अंदर मारपीट शुरू हो गई। जल्द ही कई लोग उस लड़ाई में कूद पड़े। हंगामा इतना बढ़ा कि ट्रक एक तरफ पलट गया। सभी लोग बाहर जा गिरे। संभल कर उठे, जॉन ने पास पड़ी हथौड़े जैसी लोहे की वस्तु उठा ली। वह किसी से लड़ना नहीं चाहता था, मगर दो लोग उस पर लगातार हमला करने लगे। आखिरकार उससे गलती हो गई। उसने वार झेला नहीं, बल्कि वार कर बैठा। लोहे का हथियार सीधे लंबे बालों वाले आदमी के सिर में जा घुसा। वह भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। ऐसी मौत जॉन ने कभी सोची भी नहीं थी। स्तब्ध, घबराया हुआ, वह वहां से पीछे हटते हुए लगभग भाग गया। ट्रक से आए वही काले युवक की इसी हादसे में मौत हो चुकी थी। जॉन एक सुनसान पड़े घर में जाकर एक कार लेता है और आगे बढ़ जाता है। आखिरकार जॉन अपने ससुर के घर पहुंच गया, और इधर एलिसन भी किसी अच्छे इंसान की मदद से एयरपोर्ट पहुंच गई। वह अपने बेटे नथान को ढूंढ लेती है, और सेना भी उसे वापस उसके पास भेज देती है। खबर मिलते ही जॉन और उसके ससुर कार लेकर निकलते हैं, और बहुत सी मुसीबतों के बाद आखिरकार परिवार फिर से मिल जाता है। गले लगकर रोते हुए दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, मानो पुरानी वैवाहिक खटास राख की तरह उड़कर गायब हो गई हो। एक दूसरे को संजोने की बात कहकर सब घर लौटते हैं, सोचते हुए कि कम से कम एक आखिरी डिनर तो साथ कर लें। लेकिन टीवी पर आती खबर जॉन की बुझी उम्मीद फिर से जगा देती है। मीडिया ने पुष्टि कर दी, ग्रीनलैंड में वाकई शरण स्थल है। मतलब वह काला युवक झूठ नहीं बोल रहा था। यह सुन जॉन के दिल में जीने की आखिरी उम्मीद जग उठती है। वह यह जोखिम उठाने का फैसला करता है। वह ससुर को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन ससुर मना कर देते हैं। उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी की यादों के साथ यहीं रहना है। उसी समय एक और उल्का पृथ्वी पर आ गिरती है। अब रुके रहने के लिए समय ही नहीं बचा। हजार दुहक और बिछड़न के बावजूद जॉन, एलिसन और नथान जीवित रहने की राह पर निकल पड़ते हैं, और ससुर अपनी प्यारी यादों की रखवाली के लिए वहीं ठहर जाते हैं। आसमान अब पूरी तरह धुएं से भरा था, पीला और भयावह। कयामत सिर पर थी। कार में बैठी एलिसन जॉन को ड्राइव करते देखती है। वही आदमी जो उसके और बच्चे के लिए सब कुछ छोड़कर चल पड़ा। वह उसे पूरी तरह माफ कर देती है, और इन बुरे हालातों में उनकी शादी फिर से जुड़ जाती है।
लेकिन खतरा अब भी खत्म कहां हुआ था। यात्रा के दौरान जॉन को लंबा सा ट्रैफिक जाम दिखता है। उसने सोचा थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, पर तभी आसमान से आग बरसने लगती है। उल्का के छोटे छोटे टुकड़े हर कार में आग लगाने लगते हैं, टूटते गिरते गोले जैसे उन पर ही निशाना साधे हों। जॉन ने तुरंत मोड़ ली। कार एक छोटी सी सड़क पकड़कर जी जान से बचाता हुआ एक पुल के नीचे जाकर रुका, मगर वहां पहुंचते ही उसे सामने दिखी एक जलती हुई कार। एक कार में कोई व्यक्ति अंदर फंसा हुआ था। जॉन के दिल में छिपी इंसानियत ने उसे अब और बेरहम बने रहने नहीं दिया। वह तुरंत कार से कूदकर उसकी जान बचाने दौड़ पड़ा। चाहे हाथ जल जाए, पर उसका जमीर जलने नहीं देगा, और भलाई का फल उसे तुरंत मिल भी गया। उल्का वर्षा से बचते बचाते आखिरकार रात ढलते हुए हवाई अड्डे पहुंचे। डर था कि शायद अब देर हो गई, पर खुशकिस्मती से आखिरी विमान उड़ान की तैयारी में ही था। जॉन जान की परवाह किए बिना रनवे पर दौड़ पड़ा और जहाज को रुकने पर मजबूर कर दिया। गुस्से से तमतमाए कप्तान ने कहा, कल की फ्लाइट ले लो। लेकिन जॉन भला कैसे मानता? दुनिया खत्म होने वाली है, कल कहां बचेगा? कप्तान ने समझाया, विमान पहले से ही पूरी तरह भरा है। एक भी व्यक्ति और बैठा तो सबकी जान को खतरा होगा। जॉन ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कहा, कम से कम मेरी पत्नी और बेटे को ले चलें। मगर एलिसन, वह भी कैसे जॉन को यूं अकेला छोड़ देती? उनकी इस मजबूती और प्रेम को देखकर आखिर कप्तान पिघल गया और परिवार को विमान में चढ़ने की अनुमति मिल गई। एक लंबी और थकाने वाली दौड़ भाग के बाद अंततः विमान ग्रीनलैंड की ओर उड़ गया। थककर चूर जॉन कुर्सी से सिर टिकाते ही नींद में डूब गया। सपनों में डूबते सूरज के सामने एक खुशहाल परिवार की हंसी गूंज रही थी। जब उसकी आंख खुली, सूरज निकल चुका था। विमान घने बादलों को चीरता हुआ ग्रीनलैंड की अद्भुत वादियों में उतर आया। हिमनद नदियां, हरा भरा फैलता मैदान और नीला स्वच्छ आसमान मानो कह रहे हों, यही मानवता का अंतिम आश्रय है। सभी यात्रियों ने थोड़ी देर के लिए ही सही सुकून की सांस ली, लेकिन तभी आसमान चीख उठा। एक विशाल उल्का टुकड़ा उनके बिल्कुल करीब धरती पर आ गिरा। धमाके की भयंकर लहर विमान को पलट ऑलमोस्ट कर देती और उसका इंजन भी बंद पड़ चुका था। कप्तान ने जान जोखिम में डालकर किसी तरह विमान को उतार दिया। एक बाल बाल बची हुई जान। विमान आखिरकार एक हिमखंड से टकराकर रुक पाया। एक विशाल बर्फ का टुकड़ा सीधे कॉकपिट पर आ गिरा। सब लोग नीचे उतर आए। जॉन भागते हुए कप्तान तक पहुंचा, पर कप्तान अब बच नहीं सकता था। भारी बर्फ के नीचे दबा उसका आखिरी वक्त आ चुका था। अपनी आखिरी सांसों में कप्तान ने जॉन से कहा, जल्दी जाओ, मैंने आगे एक और विमान उतरते देखा था, यहीं पास में, शेल्टर ज्यादा दूर नहीं। यह कहकर वह हमेशा के लिए चुप हो गया। जॉन ने मन को मजबूत किया और सभी जीवित लोगों को साथ लेकर बर्फीली धरती पर सफर जारी रखा। लंबी कठिन यात्रा के बाद आखिरकार एक सैन्य दल ने उन्हें देख लिया और वे बचा लिए गए। लेकिन ठीक उसी वक्त सबसे बड़ा उल्का टुकड़ा पृथ्वी से टकराया। भयंकर गर्म लहरें सिर्फ 1 मिनट में पूरी दुनिया को निगलने लगी। सभी लोग घबराते हुए जमीन के नीचे बने आश्रय में उतर गए। डर, दहशत और उम्मीद, इन सब के बीच जॉन ने अपने परिवार को मजबूती से गले लगा लिया। आंखें बंद कर चुपचाप प्रार्थना की। कहा जाता है, मौत के पहले जिंदगी के सबसे कीमती पल आंखों के सामने चमक जाते हैं। जॉन की आंखों के सामने वही प्यार, वही परिवार, वही खुशियां। फिर दुनिया खामोश हो गई और जब विस्फोट की लहर थम चुकी, आश्रय के दरवाजे फिर से खुल सके। 9 महीने बाद धातु के भारी शटर उठे और रोशनी फिर से धरती को छू गई। बाहर सब कुछ बदल चुका था। आसमान अब भी धूसर था। ग्रीनलैंड जल चुका था, धरती भस्म, पर फिर भी बचे लोगों की आंखों में जिंदा होने का सुकून था। इंसान फिर से शुरू करेगा, शायद यहीं से,